वन एंड ओनली मेगा जी। आपने शोबिज़ में कदम कब और कैसे रखा? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं ये तो बड़ी लंबी दास्तान है। कोई शोबिज़ में पहले भी था जिससे आप इंस्पायर हो के फर्स्ट कज़न में मैडम मुमताज़ हैं, फिर तसव्वुर खानम साहिबा जो सिंगर हैं, फिर खलील हैदर जो स्टार हैं। तो मुझे सबसे पहली ऑफ़र सरदार कमाल की तरफ से आई कि आपने हमारा ड्रामा करना है। वो न्यूज़पेपर में ऐड देखा, इतनी बड़ी तस्वीर और एक कैप्शन के साथ, नीचे लिखा हुआ घुंघरू गिरा शरीफों में और ऊपर दुनिया स्टेज की कताला। मेगा जी, आपने टीवी फिल्म में तो किया, उसमें ज़्यादा काम आपने थिएटर पे किया। लगभग कितने ड्रामे आपने किए होंगे एक अंदाजे के मुताबिक? मेरी एक डायरी है जिसके ऊपर मैंने वो सारा लिखा हुआ है अपना डाटा, तो वो तकरीबन ख़त्म ही होने वाली थी। आपके डांस का जो एक मखसूस अंदाज फेमस हुआ, काफ़ी आर्ट्स में उसको कॉपी भी की, वो कैसे आया? सच पूछे, मैंने ज़्यादा जो डांस की तालीम है ना, वो किसी ख़ास डांस डायरेक्टर से नहीं ली। मौसीकी की तरफ कैसे? मैंने कहा वो काम रह ना जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाहौर स्पेशल में आपका मेज़बान खिज़र अब्बास। इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो किसी तारीफ़ की मुताज तो नहीं है। उन्होंने जो काम भी किया कमाल किया, अदाकारी की कमाल की थिएटर किया कमाल किया और कताला का खताब पाया, और अब उन्होंने स्टार्ट की सिंगिंग। उसमें भी आपको इंशाल्लाह उनके जो कमालात हैं वो ज़रूर नज़र आएंगे। मेरी मुराद वन एंड ओनली मेगा जी। अस्सलाम वालेकुम मेगा जी। वालेकुम अस्सलाम। मेगा जी, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने शोबिज़ में कदम कब और कैसे रखा? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं ये तो बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन हमेशा अच्छा लगता है बताना कि कब कैसे और क्यों ये हुआ। मेरा शोबिज़ में आना कोई भी कतई नहीं था कि मैंने इस फील्ड में आना है, क्योंकि मैं तो बड़े आराम से सुकून से घर में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी, कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रही थी। लेकिन ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसा हो गया मेरी लाइफ में कि मैंने कहा नहीं, अब ये नहीं, इसको कंटिन्यू नहीं करना, अब मैंने शोबिज़ को ज्वाइन करना है। सो मैंने बड़े ही सख्त फ़ैसले लेते हुए ज़िंदगी में, क्योंकि मैं हूँ बड़ी ज़िद्दी खिज़र साहब, जब कोई फ़ैसला ले लेती हूँ ना तो फिर मैं ना राइट देखती हूँ ना मैं लेफ़्ट देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नो दिस इज़ माई एम एंड आई हैव टू अचीव इट। तो अल्लाह ताला ने बड़ा साथ दिया मेरा इसमें, और मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद मैंने एमए में एडमिशन लिया हुआ था, लेकिन वो बीच में ही रह गया, तो मैंने शोबिज़ को ज्वाइन कर लिया। तो बस शोबिज़ में फिर जो हर्डल्स आईं, वो कहते हैं ना जिस तन लागे वही तन जाने, तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। पहला प्रोजेक्ट आपने कौन सा किया था? सबसे पहले मैंने फ़िल्मों से स्टार्ट किया, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन का शौक़ ही मुझे इस फील्ड में लेकर आया था, और मेरा ये एम था कि मैंने बहुत बड़ी हीरोइन बनना है, सिल्वर स्क्रीन पर मैंने राज करना है। लेकिन समहाउ मैंने वो टारगेट उस तरह अचीव नहीं किया जिस तरह मैं चाहती थी, क्योंकि मुझे ये बात कहने में कतई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ सोचें और आपको हासिल हो जाए। उसके लिए अल्लाह ताला ने आपकी कोई और जगह कंसिडर की होती है और आपको वो चीज़ वहाँ से मिलनी होती है। सो जिस तरीके से मैंने फ़िल्मों में अपना ज़ोर लगाया और जितनी मैंने एफ़र्ट की, लेकिन समहाउ अच्छा काम किया वहाँ पे, लेकिन उस तरह का मैं जो जहन में रख के गई थी नहीं हो सका। लेकिन अपना बेस्ट दिया और दिलो जान से किया। और मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो मैडम संगीता की मूवी थी जीत। तो उस जीत के बाद एक विक्ट्री का सिलसिला जो शुरू हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल सो चल है। कोई शोबिज़ में पहले भी था जिससे आप इंस्पायर हो के इस फील्ड में? जी माशाल्लाह, मेरी तो जो फैमिली है वो शोबिज़ के हवाले से कह लें कि एक कहकशां है, कि मेरे घर में ही एक शोबिज़ सितारों की कहकशां है, और माशाल्लाह बड़े बेहतरीन और दर्जे अव्वल के स्टार्स मेरे ख़ानदान में मौजूद हैं, और उन्हीं को देख देख के जिस शौक़ भी था कि मैंने ये करना है, तो उनको देख के हम लोग फील्ड में आ गए। हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो कौन कौन से स्टार हैं जो कि आपकी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये पता हो। वैसे सबको ही पता है खिज़र भाई, पता नहीं आपको क्यों नहीं पता? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं नाज़रीन की बात कर रहा हूँ। जी, मेरे
फर्स्ट कज़न में मैडम मुमताज़ हैं। इसके अलावा और भी मेरी काफ़ी कज़न्स ने मूवीज़ में काम किया, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नेम नहीं बना सकी। फिर तसव्वुर खानम साहिबा जो सिंगर हैं, फिर खलील हैदर जो स्टार हैं, माशाल्लाह ये एक ऐसे उभरे हुए नाम हैं जो हमेशा इंडस्ट्री में याद रखे जाएंगे, और शायद थोड़ा सा मेरा भी नाम कहीं लिखा जाए। अच्छा, सिल्वर स्क्रीन से थिएटर की तरफ कैसे आप बढ़ी? सिल्वर स्क्रीन से फिर मेरा सफ़र हुआ टेलीविज़न की तरफ। टेलीविज़न में बड़ा अच्छा बेहतरीन काम किया, और पीटीवी में स्पेशली तब एक प्राइड समझा जाता था कि पीटीवी में काम करने वाला आर्टिस्ट जो है वो सुपीरियर इन हैंड होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमेशा मुझ पे अपनी रहमतों के साए रखे कि उस दौर में भी पीटीवी पे मेरा डांस टेलीकास्ट होता था जब वहाँ पर डांस की इजाज़त भी नहीं होती थी। तो बहुत फ़ख्र से वहाँ काम किया, बड़ा मज़ा आया वहाँ पर, अच्छे अच्छे हदायतकारों के साथ काम किया, और मुझे पीटीवी में इंट्रोड्यूस मुश्ताक चौधरी साहब ने करवाया। फिर वहाँ पर काम करने के बाद अगला सफ़र मेरा स्टेज का हुआ। अब आप कहें कि स्टेज पर मैं कैसे आ गई, तो ये भी एक बहुत हाई लेवल की स्टेजेस हैं कि मैंने स्टेज कैसे ज्वाइन किया। स्टेज को उस वक्त कह लें कि कोई इतना ख़ास नहीं समझा जाता था, बल्कि वो कहते थे कि जो स्टेज पे काम करता है वो तो बस बी क्लास हो गया, और ये इस तरह की जो बातें आपको पता है हमारे यहाँ हमेशा से लेग पुलिंग का एक सिलसिला चलता है। ये किसी को दे तो नहीं सकते, लेकिन लेग पुलिंग करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। तो मुझे सबसे पहली ऑफ़र सरदार कमाल की तरफ से आई कि आपने हमारा ड्रामा करना है, लेकिन तब मैं शायद रेडी नहीं थी, मैच्योर नहीं थी कि मैं स्टेज का वज़न उठा सकती, क्योंकि मैं लिटरली आपको ये बात बता रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं रिहर्सल देखने गई तो मैंने देखा कि 8-10 लोग बोली जा रहे हैं, वो इधर से आ रहा बोल रहा है, वो इधर से आ रहा बोल रहा है। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ये कैसे बोली जा रहे हैं, क्योंकि उन दिनों तो मूवीज़ में ये होता था कि एक स्क्रिप्ट होता था, छोटी छोटी लाइनें हमने याद करके कट टू कट स्क्रीन पर हमने बोलनी होती थी। मैं कहा ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया, ये कैसे बोली जा रहे हैं, मैं नहीं कर सकती। मैं भाग गई। मैंने कहा यहाँ से राह फरार लेना अच्छी बात है, आप तो किटी इतना बोल नहीं सकती, मेरा निकनेम किटी है। तो मैंने कहा नहीं भाई ये मेरे बस की बात नहीं, मैं भाग गई वहाँ से। फिर खैर उसके बाद थोड़ा सा कहते हैं ना कि और आपको कॉन्फिडेंस मिलता है काम करने के बाद। फिर मुझे इफ़ज़ाल साहब की तरफ से ऑफ़र आई, और बस वो फिर एक ऐसी ऑफ़र थी कि हालांकि वो भी मैंने इस नीयत से किया कि ये मैंने एक ही ड्रामा करना है और उसके बाद मैंने नहीं करना। कैसी बात है, क्योंकि वो एक शौक़, सिर्फ फिल्मों का शौक़ था। यकीन माने खिज़र भाई कि मुझे फिल्मों के अलावा कुछ और सूझती नहीं थी कि बस मूवी 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 करनी है। लेकिन जब स्टेज किया उसके बाद कुछ और किया ही नहीं। ये एक ऐसा चस्का है स्टेज का कि इफ़ज़ाल साहब की बात मुझे आज भी याद है कि वो कहते थे कि मेघा रात को 9 बजे के बाद आप घड़ी को ऐसे देखा करेंगी कि कब 9 बजे और आप जाओ और स्टेज पे ड्रामा करो। और वो वक्त हुआ, वो किया कि ऐसा कोई दिन जब कंटिन्यू में काम कर रही थी नहीं था कि जिस दिन मैंने रात को प्ले ना किया। अच्छा, पहला ड्रामा कौन सा था जो कि आप जैसे आप बता रही कि इफ़ज़ाल साहब ने आपको ऑफ़र की थी? जी, पहला ड्रामा था घुंघरू गिरा शरीफों में, और उसी से एक तारीख़ बन गई ड्रामा हिस्ट्री की कि एक अननोन लड़की, अनजान लड़की जिसकी कोई इतनी ख़ास पहचान भी नहीं थी, टाइटल पर उसकी पिक्चर 2 कॉलम्स की ऐड, और फिर बाद में वो पूरे पेज पर भी ऐड चला गया कि उस पर सिर्फ एक कैप्शन लिखा जाता था, दुनिया स्टेज की कताला। मेरा नाम भी नहीं लिखा जाता था। इवन इस बात पे भी हमारा थोड़ा सा हुआ था कि नाम चेंज कर दिया जाए। मैंने कहा जी ये नहीं हो सकता, नाम नहीं चेंज हो सकता, अगर आपने आर्टिस्ट चेंज करना है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये नाम नहीं चेंज हो सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हम पे छोड़ दें, इफ़ज़ाल साहब ने, ये क्रेडिट मैं उनको दूंगी कि उन्होंने कहा आप हम पे छोड़ दें और आप सुबह बस देखिएगा कि क्या होता है। मैंने कहा ठीक है। जब अगले दिन मैंने वो न्यूज़पेपर में ऐड देखा, इतनी बड़ी तस्वीर और एक कैप्शन के साथ, नीचे लिखा हुआ घुंघरू गिरा शरीफों में और ऊपर दुनिया स्टेज की कताला। आपको पता है इफ़ज़ाल साहब क्रिएटिव आदमी थे और वो ऐसी क्रिएशन उन्होंने की हैं कि आज भी उन्हीं के ड्रामों का रिकॉर्ड है कि उनके ड्रामे साल चले हैं। और मेरा वो ड्रामा पता नहीं शायद साल चला है, 1.5 साल चला है, 2 साल चला है, पर वो चलता ही गया जब तक वो बीमार नहीं हुए, क्योंकि वो उसी सेट पे बीमार हुए थे और फिर वो ड्रामा उसके बाद चेंज किया गया। तो ऐसे वो हिस्ट्री मेकर आदमी थे कि उन्होंने जिस चीज़ को हाथ डाला वो ज़रे से आफताब बन गया। जब आप स्टेज पे आई पहला दिन
कैसे वो स्क्रिप्ट जो था, क्योंकि जिस तरह आपने बताया मुझे लगता है कि वो काफ़ी मुश्किल स्क्रिप्ट होगा, मेन टाइटल होगा, तो अदायगी और सारा अपना वो आवाम के सामने लाइव एकदम सिल्वर स्क्रीन से टीवी से अब लाइव आ जाना लोगों के सामने, क्योंकि वहाँ पे फौरन रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक कैमरे की जो लुक थी वो तो जहन में थी कि कट टू कट करना है और अगर गलती हो गई है तो चले दोबारा हो जाएगा, लेकिन रिहर्सल्स के दौरान मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये स्टेज इतना डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आपको इतने क्राउड का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक नई बात थी। तो लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की हुई थी, रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि इफ़ज़ाल साहब की आदत थी कि वो महीना 2 महीने कम से कम अपने प्ले की प्रैक्टिस करवाते थे, और शायद वही चीज़ें बाद में मेरे काम भी बहुत आई हैं। तो लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम कर्टन ओपन हुआ और सामने मजमा 1000 बंदे का बैठा हो और एक नया बंदा देखे इतना क्राउड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यकीन माने उस वक्त अल्लाह ही साथ दे, वरना बंदा तो धड़म से गिर जाए स्टेज के ऊपर ही बेहोश हो जाए कि ये मैं किधर पहुंच गया हूँ। लेकिन वो हिम्मत उसने दी और एक जज्बा था दिल में कि ये करके दिखाना है, तो वो जो मंजिल थी वो आसान हो गई। लेकिन उस ड्रामे की खासियत ये थी कि वो कर्टन भी मेरे से खुलता था, इंटरवल भी मेरे पर होता था और वाइंड अप कर्टन भी मेरे पर बंद होता था। तो इतने मुश्किल उसमें डायलॉग्स थे। इरफान खुसर साहब उसके डायरेक्टर थे, ख्वाजा परवेज़ साहब का भी स्क्रिप्ट था उसमें। तो इतने मुश्किल और वर्ड टू वर्ड हम लोगों को वो परफॉर्म करने पड़ते थे कि अगर एक लफ्ज़ भी इधर से उधर हुआ तो इफ़ज़ाल साहब की तरफ समझे क्लास पक्की है कि आज आपने ये क्या किया है। तो बहरहाल उन लोगों के साथ काम करके मैं समझती हूँ कि शायद मेरे लिए आने वाला वक्त बहुत आसान हो गया था। आपका किसने साथ दिया इस फील्ड में घर में से? ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि इंसान वही कामयाब होता है जिसको अपने घर की सपोर्ट होती है, वही अच्छे तरीके से फील्ड में काम कर सकता है। मेरी वालदा का बहुत साथ रहा इसमें, उन्होंने इतनी मेहनत की मुझ पे। हालांकि उनका पहले नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, क्योंकि मैं तो बड़े आराम से स्टडी कर रही थी, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि नहीं अम्मी मैंने ये करना है, तो उनको पता था अब ये टल गई है, अब इसने बाज नहीं आना। तो फिर उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना मेरा साथ दिया कि इवन हम लोग सुबह 6 बजे उठ के भी जाके सेट पे बैठते थे। आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में किस्से कहानियाँ बड़े मशहूर हैं कि ये लोग ना नए आने वालों के साथ बहुत जुल्म करते हैं और ये कोई कसर नहीं उठा के रखते कि जब तक वो अगला बंदा भाग ही ना जाए। लेकिन हम तो जाहिर बात है भागने वालों में से थे ही नहीं। तो सुबह 6 बजे भी हम लोग जाके बैठे हैं कि अभी स्टूडियो का दरवाज़ा भी नहीं खुला तो हम लोग बैठ जाके बैठे। सो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि स्ट्रगल करने से आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो वालदा का बड़ा साथ रहा। बाकी मेरे घर में और भी मेरी सिस्टर थी, बड़ा मतलब कि आप अपनी फैमिली के सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और जब तक अम्मी हयात रहीं, यकीन माने कि शेर बन के काम किया। लेकिन आपको पता है फिर जब बड़े चले जाएं तो फिर इंसान जो है ना अंदर से टूट जाता है, तो बड़ों की बड़ी बात होती है। अच्छा मेघा जी, आपने टीवी फिल्म में तो किया, उसमें ज़्यादा काम आपने थिएटर पे किया, लगभग कितने ड्रामे आपने किए होंगे एक अंदाजे के मुताबिक? देखिए काम तो मैंने ऑलमोस्ट हर फील्ड में किया है और दिलो जान से किया है। मैंने कभी अपने काम में बेईमानी नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री में किया, धड़ल्ले से काम किया, टाइटल रोल्स के साथ काम किया। लेकिन जो आपको एक चीज़ इनर की सेटिस्फेक्शन आपकी होती है ना, वो आपको अगर ना मिले तो आप कहीं और लाजमी अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। तो मैंने रुख किया थिएटर का। थिएटर पर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला कि यकीन माने कि फिर मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। फिर मुझे फिल्मों की भी ऑफ़र्स आती रही, तो मैंने कहा नहीं कि मैं एक वक्त में एक काम करूंगी, क्योंकि आप दो काम एक वक्त में नहीं कर सकते, आप अपना बेस्ट ही नहीं दे सकते। और आर्टिस्ट का तो काम है कि वो हमेशा फ्रेश नज़र आए, आपने अपना दी बेस्ट देना है। तो थिएटर को मैं समझती हूँ कि मुझे ज़िंदगी दी थिएटर ने, ये मेरी ऑक्सीजन बन गया। तो मैंने ड्रामों की तादाद तो कभी सोची नहीं है। मेरी एक डायरी है जिसके ऊपर मैंने वो सारा लिखा हुआ है अपना डाटा, तो वो तकरीबन ख़त्म ही होने वाली थी। माशाल्लाह इतने ड्रामे कर लिए, सैकड़ों की तादाद में ड्रामे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके डांस का जो एक मखसूस अंदाज फेमस हुआ, काफ़ी आर्ट्स में उसको कॉपी भी की, वो कैसे आया? जिनमें किसी कोरियोग्राफर ने आपको बताया या वो आपकी अपनी इजाद थी? सच पूछे मैंने
ज़्यादा जो डांस की तालीम है ना, वो किसी ख़ास डांस डायरेक्टर से नहीं ली। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ थी मेरे अंदर, क्योंकि बचपन से ही पूरे फैमिली में कहीं भी शादी सालगिरह हुआ ना, तो उन्होंने किटी कितना किटी लबो गाने ये सेट करने वो सेट करने, वो जो कज़न्स में फैमिली का एक सेटअप होता है, तो उनको ये तो पता था कि डांस बहुत अच्छा करती है। लेकिन ये चीज़ें जब आपके अंदर से निकलती हैं ना, तो वो आपकी वजह शोहरत बन जाता है। और मुझे नहीं पता लगा कि ये डांस का स्टेप कैसे मैंने कर दिया। ये मैंने एक सालगिरह महीना इस तरह डांस का हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर ये स्टेप किया। उसके बाद वो ऐसा रजिस्टर्ड हुआ और वो सब ने इतना अप्रिशिएट किया कि मैंने फिर उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की। और मेरे चक्कर जो थे ना, वैसे मेगा चक्करबाज नहीं है, लेकिन वो चक्कर जो थे ना मेरे, वो इतने अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास कह लें कि मुझे अनायत थी कि मैं 100 चक्कर भी अपनी जगह पर लेती थी तो मुझे चक्कर नहीं आते थे। चाहे वो एक होती है सिन्फ इसमें क्लासिकल में कि उल्टे चक्कर लेना और सीधे चक्कर लेना, मेरे उल्टे सीधे चक्कर सारे बराबर थे। तो मैं जैसा मेगा चक्री जो है ना, वो ज़्यादा इसी में लोगों ने कहा कि यार आपको चक्कर नहीं आते, आप थकती नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से था। और प्रैक्टिस मैं घर में, वो पंजाबी में कहते हैं अन्ने वाह करती थी, बस गाना लगने की देर होती थी, बस मेरा बटन ऑन हो गया और गाने लग गए बस। बात चक्कर से, थिएटर में काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी लोगों को चक्कर दिया, आपके बारे में ऐसी कोई बात मंजर आम पे नहीं आई? क्योंकि मैंने वो चक्कर स्टेज पे लिए मैंने बैक स्टेज कोई चक्कर नहीं दिया, मैंने जितने चक्कर दिए ऑडियंस को सामने दिए। उस दौर के थिएटर में और अब के थिएटर में, क्योंकि आप वहाँ से शुरू हुई थिएटर, जब थिएटर हुआ करता था, फिर वो दौर आया जब थिएटर में से गाने खत्म हुए, फिर दोबारा गाने शुरू हुए, तो क्या फ़र्क समझती हैं आप? देखिए, मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर हमेशा कहती हूँ कि हम एक ही चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि वो चीज़ वैसी नहीं रही। यकीन माने अब तो कोई भी चीज़ वैसी नहीं रही, हर चीज़ चेंज हो चुकी है। पहले रेडियो का दौर होता था, अब नेट का दौर है, आपके फिंगर टिप्स पे पूरी दुनिया आ गई। तो तब्दीली तो ऐसा चेंज तो आया है, चाहे वो ज़िंदगी जिस मर्जी शोबे में ले लें। लेकिन थिएटर पर जो चेंज है, इस सेंस में कहना कि वो ड्रामे और ये ड्रामे में फ़र्क है, मैं समझती हूँ कि वो ऑडियंस भी चेंज हो गई है। अब पहले लोगों के पास कोई इतना ख़ास मीडियम नहीं होता था इन्जॉयमेंट के लिए। आ जाके फिल्म थी और या थिएटर था। और थिएटर जब मैंने किया, यकीन माने मुझे तो पता भी नहीं था कि थिएटर होता क्या है। मैंने अपनी लाइफ से उससे पहले थिएटर कभी नहीं देखा था। जिस दिन मैंने खुद स्टेज किया, मैंने नहीं देखा हुआ था। सो तब के और अब में शायद मैं ये फ़र्क समझती हूँ कि अब थिएटर थोड़ा कमर्शियल हो गया है। लोग कहते हैं कि हम पैसा अर्न कर लें जल्दी जल्दी। तब जो हमारे प्रोड्यूसर थे वो कहते थे कि पैसा भी हो लेकिन उसमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच भी हो। लेकिन आज दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, वो कहते हैं कि पैसा जल्दी आ जाए, अगर काम करना है तो थोड़ा सा इसको पेंडिंग कर दिया जाए। लेकिन मैं फिर समझती हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने ही बलबूते पे कर रहे हैं, क्योंकि देखें यहाँ तो ना कोई इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ना थिएटर के लिए कोई इंडस्ट्री है कि लोगों को गाइड करके ट्रेंड करके लेकर आए। हर बंदा अपनी मदद आपके तहत ही काम करी जा रहा है, तो वो अपने लिहाज से तो सब अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, तब स्क्रिप्ट था, जैसे आपने बताया कि अफजाल साहब कहते थे कि स्क्रिप्ट से आपने एक लफ्ज़ ऐसा नहीं बोलना। बिल्कुल। फिर एक वक्त ऐसा आया कि स्क्रिप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसकी भी मैं आपको वजह बताती हूँ कि जिस दिन मेरे उस ड्रामे की सेंसर रिहर्सल थी ना, घुंघरू गिरा शरीफों की, तो जो ऑन ड्यूटी चेक करने के लिए आए थे, तो बाकायदा अफजाल साहब ने, अगर मैं नहीं भूली तो 5 से 6 घंटे सिर्फ इस बात पे बहस हो रही थी कि ये डांस इसमें होगा या नहीं होगा। क्योंकि वो कहते थे कि ये मेरे स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, क्योंकि तब डांस नहीं होते ही नहीं थे। लाइट से मूव होती थी, चल के हीरोइन उधर गई या दूसरे कोने से चल के वो इधर आई है, कोई डांस का कॉन्सेप्ट नहीं था। घुंघरू गिरा शरीफों से डांस का कह लें कि एक बुनियाद रखी स्टेज पर, एक रेगुलर डांस की। लेकिन वो रेगुलर डांस बेतहाशा बेहुदा डांस नहीं था कि आपने अन्य भाई आके अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। वो एक दायरे में रहते हुए स्क्रिप्टेड डांस था और हमने उसकी बाकायदा महीना रिहर्सल्स की थी। तो वो जो मजिस्ट्रेट आए हुए थे देखने, वो इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो अफजाल साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरी गारंटी पर आप इसको अप्रूवल करेंगे और मेरे ड्रामा इसके बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे गाने पर ही पूरी स्टोरी बेस करती थी। और वो गाना था नील कराइयाँ नील, मेरा तन मन नीलो नील। और यकीन माने जितनी देर वो ड्रामा चला मेरे जिस्म पे नील ही नील पड़े रहते थे। कदे मेरा गोटा गया, कदे मेरा गिट्टा गया, कदे मेरा बाजू गया। यानी कि इतना
जोर वाला उसमें मेरा डांस होता था कि वो जो छलांगे मैं लगाती थी ना 6-6 फुट ऊपर गिर के मेरा तन मन ठा कहते थे कुड़ी ठीक है। मैंने लिटरली लोगों को देखा कि वो अपनी सीटों से ऐसे हुए हैं कि ये क्या हुआ है, एकदम उसने छलांग लगा दी। तो काम की इजाज़त दी थी उन्होंने, अन्य वह काम की नहीं दी थी। मौसीकी की तरफ कैसे? मैंने कहा वो काम रह ना जाए। फिल्म भी कर ली, टीवी भी कर लिया, थिएटर भी कर लिया, फिर शादी भी कर ली, उसके बाद मैंने कहा मौसीकी कर ली जाए, कोई काम रह ना जाए। नहीं, मौसीकी के लिए तो गले में साज का होना बहुत ज़रूरी है, और ये जितनी भी फील्ड आपने उनमें सबसे टफ जो है वो मैं समझता हूँ कि मौसीकी है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, आप कोई भी काम समझ ले कि वो आसान तो नहीं है। आपको ट्रे में तो कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको उसके लिए बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है। जब डांस की प्रैक्टिस करते थे तो सोने का टाइम नहीं मिलता था कि 8-8 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और अब अगर मैं सिंगिंग की तरफ आई हूँ तो ये भी मैं कोई एज ए जोक नहीं आगे कि मैंने इसको शौकिया ले लिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसकी इनिशियल जो एक ट्रेनिंग होती है वो मैंने ली है, पूरी कर रही हूँ और स्टिल मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो एक ऐसा काम है कि आप इसको जितना करते जाएंगे ये उतना आपको और निखारता जाएगा। तो बाकी देखिए, दावा तो कोई भी नहीं है कि मैंने वो पहाड़ गिरा देना या मैंने वो चोटी सर कर लेनी है। हर इंसान अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करता है, और मुझे जहाँ तक फील होता था कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैंने चूँकि अपना वक्त घर भी देना होता है और उसके साथ साथ चूँकि एक आर्टिस्ट जो है वो शोबिज़ से अलग रह के ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो उसके लिए मैंने इस मीडियम का इंतखाब इसलिए किया है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वक्त पर जो फ़ैसले ले लिए जाते हैं वो आपको आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए ना बहुत फ़ायदा मंद देते हैं। तो इसका फ़ैसला इसलिए मैंने किया कि मुझे बाद में ये ना कहना पड़े कि जी अब तो वहाँ पर ये अच्छा नहीं हो रहा था, अब तो वहाँ पर लोग अच्छे नहीं रहे तो मैंने ये वाइंड अप ली। नहीं, आपको एक काम स्टार्ट करना है तो वो फिर अगले काम के स्टार्ट के लिए पिछला क्विट करने के लिए भरिया मेला छोड़ना ज़रूरी होता है। तो अब इस फील्ड में मैं आई हूँ तो ये भी बाकायदा मैंने टीचर से ट्रेनिंग ली है और मैं काम कर रही हूँ, और आने वाला वक्त बताएगा कि मेरा ये फ़ैसला सही है या नहीं। मौसीकी में घर में से आपके साथ कौन चल रहा है जिसने आपका पहले हाथ पकड़ा कि ठीक है जी आ जाए, बाकी आपका ये फ़ैसला ठीक है? बिल्कुल, इसमें मेरे घर वालों की बड़ी सपोर्ट रही है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बल्कि ये मैं जो भी कर रही हूँ सब उनकी सपोर्ट के साथ ही कर रही हूँ। इसमें आप इंडियन सिंगर के साथ भी आप गाने, वो भी थोड़ी सी डिटेल हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। मैं डिटेल भी शेयर करूंगी और अपने व्यूअर्स को वो गाना सुनाऊंगी भी, बॉर्डर पार। वो सिंगर हैं फोक इंडियन वरिंदर सिंह जी, उनके साथ एक गाना तो ये मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और दूसरा गाना तकरीबन 2 से 3 दिन बाद मैंने रिकॉर्ड करना है, एंड हो गया। सो ये, और मेरी कोशिश है कि मैं वरिंदर जी को ना बॉर्डर पार करवा ही दूँ। ये एक अच्छी कोशिश होगी आपकी। जी बिल्कुल। फोटो तेरी छप के ही रह गई, डीपी कंपटीशन होया नंबर सारे ले गई, सच्चे पाशा जे सच्ची मेरी ये यारी है, तेरे प्यार तो बारी मेरी सरदारी है, सरकार जी सानू खिच्चे तुहाडा प्यार जी, सरकार जी सानू खिच्चे तुहाडा प्यार जी। आपको पता है कि फनकार जो है वो प्यार समेटता भी है और प्यार बांटता भी है, और जो स्पेशल अच्छे फ़नकार जो होते हैं ना वो अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं। तो जहाँ तक मेरी अपनी कोशिश रही है हमेशा ये रही है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने जाए, और हमने एक प्यार का जेस्चर, एक दोस्ती का जेस्चर इसमें रजिस्टर करवाया, और देखने वालों को, सुनने वालों को ज़रूर पसंद आएगा। इसकी वीडियो आप बनाने का इरादा रखते हैं, जहाँ तक हमें पता चला था कि उसमें आप पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान भी करेंगे, वो भी थोड़ी सी बता दें। जी बिल्कुल, ये पेपर वर्क हो रहा है और ये 2 गाने मेरे लाइन अप हुए हैं, तो जैसे ही हमें कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो हम पाकिस्तान से रवानगी के लिए अपना रख्ते सफ़र बांध लेंगे। आया कि इसमें से इंडिया में भी कुछ चीज़ वीडियोस रिकॉर्ड होगी या नहीं? नहीं, इंडिया में नहीं होगी, हम इसको दुबई में शूट करेंगे और पाकिस्तान में शूट करेंगे, इंडिया में नहीं। अच्छा मेगा, कब आपकी जो ये ओपनिंग लॉन्चिंग हो रही है इसकी, आपकी ऑडियो और वीडियो? मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अभी घंटे बाद कर लूं, लेकिन तैयारियों पे डिपेंड करता है, और जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि अब इसमें ज़्यादा देर लगेगी। विद इन 15 और 20 डेज़ हम इसको इंशाल्लाह मीडिया के सामने ले आएंगे, और एक बाकायदा एक अच्छी भरपूर लॉन्चिंग सेरेमनी करूँगी और अपने सब दोस्तों को वहाँ पे इनवाइट करूँगी। लॉन्चिंग सेरेमनी जो है उसमें आया कि जो आपके इंडियन साथी सिंगर है वो भी पाकिस्तान में आएंगे?
मेरी पूरी कोशिश है कि वो ज़रूर आएँ, क्योंकि बात फिर वही आ गई कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, अमन की हमेशा बात की है, तो हम उनको दावत देंगे वो यहाँ पर आएँ और मेरी इस लॉन्चिंग तकरीब का हिस्सा बने। अच्छा, एंड पे मेगा जी, आप हमारे नाजरीन के लिए और अपने चाहने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे? मेरे चाहने वाले जो हमेशा मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मेरा एक ही पैगाम है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। आजकल के दौर में ना राइट लेफ़्ट देखें ना तो बर्दाश्त नहीं है, तो खुदारा मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बर्दाश्त करना सीखें, और मोहब्बत और प्यार में जितनी ताकत है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है, तो मोहब्बत बांटें और प्यार लें। जी तो नाज़रीन, आज मेगा जी की आपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातें सुनी, मुझे इजाज़त दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।